माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो जैसे मान लो कि कोई आप एक मेटल लेते हो, तो वो मेटल में जो पॉजिटिव आयंस होते हैं दे आर फिक्स्ड। ठीक है, पॉजिटिव आयंस इन मेटल आर फिक्स्ड, राइट। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसमें रैंडमली घूमते रहते हैं, जस्ट लाइक गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जब Yes. कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता है, उस वक्त जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता है उस वक्त ये इलेक्ट्रॉन्स का जो कोलिजन होता है विद लैटिस, वो इलास्टिक कोलिजन होता है। दैट मीन्स कोलिजन में वो जस्ट डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, एनर्जी लूज नहीं करते हैं। मैंने आपको सिंपली स्टेटमेंट दिया कि जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता है तब ऐसा होता है। ठीक है, मैं एक बार देख लूं, अगर मेरे पास एनसीईआरटी तो उससे पढ़ के तुम्हें सुना देता हूं। तो अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कोलिजन में लूज नहीं होती है। ठीक है ना। मेरे पास ओल्ड एडिशन है, मैं उससे पढ़ दे रहा हूँ। पेज 94 है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट्स इन कंडक्टर्स लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट्स इन कंडक्टर्स लिखा हुआ है, उस लास्ट पैरा मैं पढ़ रहा हूँ। इट सेज when no electric field is present, the electrons will be moving due to thermal motion. Electrons will be moving due to thermal motion, मतलब उनके जो एनर्जी का ऑर्डर होगा वो केटी के ऑर्डर का होगा। ठीक है, during which they collide with the fixed ions. An electron colliding with an ion emerges with same speed as before the collision. टक्कर के बाद जिस स्पीड से टकरा रहा है उसी स्पीड से वो रिबाउंड कर जाता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता है। इसीलिए जब इन द एब्सेंस ऑफ कोई बैटरी, जब आप कोई मेटल लेते हो तो उसको कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा होता है। ठीक है, फिर जब आप इसमें ही एक एग्जाम्पल नंबर 3.2 है, एनसीईआरटी में ही एग्जाम्पल 3.2 लिख लो। जो तुम में से बोर्ड दे रहे हो उनको काम भी आ जाएगा, और जेई मेन में भी आ सकता है, और जे एडवांस में तो बिल्कुल ही आ सकता है। एग्जाम्पल 3.2, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें पूछा गया है कि पार्ट बी, 3.2 का पार्ट बी। ठीक है, उस क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। अब इन्होंने कहा कि हमने इस पर एक बैटरी कनेक्ट कर दी, तो व्हाट इज द रोल ऑफ बैटरी। तो जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करते हो, बैटरी एक इंस्टेंटेनियसली एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश करता है इनसाइड वायर। ये वायर का एक क्रॉस सेक्शन बना दिया मैंने। इनसाइड वायर बैटरी स्टैब्लिशेज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। इनफैक्ट व्हाट हैपेंस इज कि जो बैटरी का पोलैरिटी है उसके वजह से जो वायर होता है उसके आउटर सरफेस पे चार्जेस आ जाते हैं, और वायर के जो आउटर सरफेस चार्जेस होते हैं वो चार्ज रिंग की तरह बिहेव करते हैं, और चार्ज रिंग के अंदर इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अलॉन्ग एक्सिस होता है। तो सरफेस पे चार्जेस आ रहे हैं, दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग्स। उन्हीं का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है। तो बैटरी establishes an electric field inside this wire, and that electric field is established instantaneously throughout the circuit, and it is established with the speed of light. इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हुए पूरे सर्किट में तुरंत पहुंच जाता है इंस्टेंटेनियसली। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रहा है वो नेचुरली इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सलेट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स से वर्क करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। अब जब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है तो अब अभी वो कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड करके रिबाउंड कर रहे हैं। तो दिस प्रोसेस कैन बी थॉट ऑफ एज एनालॉगस टू दिस सिचुएशन। आप सोच लो कि एक वुडन बोर्ड है जो इंक्लाइंड है, और उस वुडन बोर्ड पर आपने ऐसे बहुत सारे नेल्स लगा दिए। अभी जो मैं कंक्लूजन दूंगा ना उसको तुम्हें याद रखना है। आप ऐसे सोच लो बहुत सारे नेल्स लगे हुए हैं, और एक बॉल आपने यहां से रिलीज की। ग्रेविटी की वजह से बॉल कंटिन्यूअसली एक्सलेटेड होगा,
बट जब वो वेलोसिटी गेन करेगा तो वेलोसिटी गेन करके वो कोलाइड करेगा, रिबाउंड करेगा, कोलाइड करेगा, रिबाउंड करेगा, और ऐसे रैंडम होता जाएगा, ठीक है, रैंडमली मूव करता जाएगा। तो ड्यूरिंग कोलिजन देयर इज अ पॉसिबिलिटी उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन ऊपर भी हो जाए और रैंडम किधर भी हो जाए। देयर इज एनी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। Yes, sir. तो वेलोसिटी अगर ऊपर हो गया तो फिर से इससे न्यूट्रलाइज होगा। तो ओवरऑल क्या होगा, बाय वर्च्यू ऑफ कोलिजन्स this ball will acquire an average velocity, and that average velocity is called drift velocity. The same type of situation is happening here. इसमें क्या है, बहुत सारे nails लगे हुए हैं, although electron is accelerated, but after every collision उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है, रैंडम हो जाता है, नेट इलेक्ट्रॉनिक एवरेज वेलोसिटी गेन करता है, एंड दैट एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। तो although Yes. electric field is applied, although electric field is doing work on electron, but still average kinetic energy of electron remains constant. Constant. तो जो 3.2 मैंने एग्जांपल दिया है उसका जो पार्ट बी है उसका आंसर तो मैं पढ़ के सुना रहा हूं, सवाल को पढ़ जरूर लेना एक बार, ठीक है। इट सेज ईच फ्री इलेक्ट्रॉन डज एक्सलेट, हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सलेट करेगा, ठीक है, ड्यू टू फील्ड इंक्रीजिंग इट्स ड्रिफ्ट स्पीड, उसका ड्रिफ्ट स्पीड भी बढ़ जाएगा, until it collides with the positive ion of the metal, फिर इसका पॉजिटिव आयन से कोलिजन हो जाएगा, उस कोलिजन में क्या होगा, ड्रिफ्ट स्पीड लूज कर देगा। तो इट लूजेस इट्स ड्रिफ्ट स्पीड आफ्टर कोलिजन बट स्टार्ट्स टू एक्सलेट एंड increases drift speed again only to suffer collision again and so on. On average a drift speed is left out, मतलब ये कि जब फील्ड लग जाती है तो ये एक्सलेट करता है, एक्सलेशन में कोलिजन करता है, कोलिजन में अब ये आयंस को इंडीड एनर्जी भी इंपार्ट करता है, ठीक है, ये एनर्जी लूज करता है कोलिजन में। तो जब आयंस एनर्जी गेन करेंगे तो उनका ऑसिलेशंस बढ़ जाएंगे और ज्यादा ऑसिलेट करेंगे। एंड फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी, ये जो आयंस के ऑसिलेशंस हैं उसकी जो एनर्जी है दैट विल बी कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ इस मेटालिक ब्लॉक। इफ यू कैन रिकॉल इंटरनल एनर्जी ऑफ ए मेटल और इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस, वो जो होता है वो मॉलिक्यूल्स जितनी भी ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, ट्रांसलेशन, रोटेशन एनर्जी जो पदिस करते हैं उसका जो कुमुलेटिव सम होता है दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। तो इन मेटालिक आयंस का सिर्फ वाइब्रेशन हो सकता है, ट्रांसलेशन रोटेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो उनके ऑसिलेशंस बढ़ जाएंगे, तो उनका वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ जाएगा, उनका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, और इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो मेटल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और जब मेटल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो मेटल और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा, एंड ड्यू टू दैट टेम्परेचर डिफरेंस व्हाट हैपेंस, हीट Heat ट्रांसफर हो release. जाएगा। तो Yes, इस sir. तरह से यहाँ से जो केमिकल एनर्जी था वो पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोलिजन हुआ, कोलिजन से वो इंटर एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, इंटर एनर्जी से वो हीट में गया, तो अल्टीमेटली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। बॉटम लाइन इज दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड डज परफॉर्म वर्क ड्यूरिंग कोलिजन, इलेक्ट्रॉन्स लूज their energy to lattice, lattice gains energy, internal energy of lattice is increased, temperature of lattice is increased, due to temperature difference energy is transferred to environment। वही आई स्क्वायर आर बोलते हो आप, ठीक है ना। Yes, sir. तो जब भी स्टेडी स्टेट चल रहा होता है तो जो यहाँ से पावर आ रही होती है उस पावर को आपको कंजर्व करना होता है, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में खत्म होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस से खत्म होता है, ठीक है। ये हो गया स्टोरी का एक पार्ट। दूसरी बात, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टैब्लिश ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, तो इसका मतलब कि एट एवरी क्रॉस सेक्शन electrons begin to move almost simultaneously, ठीक है। तो आप अगर इस वायर का कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लोगे तो क्रॉस सेक्शन में अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तो कोई इन भी होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड साइमल्टेनियसली स्टैब्लिश हुई है, राइट। वी आर अज्यूमिंग कि होमोजेनस है, एक जैसा सा कॉम्पोजिशन है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया देन एक इलेक्ट्रॉन एंटर भी करेगा, तो उसकी वजह से
इसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, ठीक है ना, इसका न्यूट्रलिटी ऑफ एनी सेगमेंट इज मेंटेन्ड। अब ये स्टेटमेंट करते टाइम ये ध्यान रखना कि न्यूट्रलिटी से मेरा मतलब क्या है। न्यूट्रलिटी से मेरा मतलब है चार्जेस मोबाइल है, ठीक है। अदरवाइज देयर आर ऑलवेज चार्जेस ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर which does create electric field. Charges are always on surface of conductor which does create electric field, ठीक है। अच्छा, ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। तो करंट कैरिंग वायर अगर है, चलो इस बात को थोड़ी देर बाद बोलूंगा, इस बात थोड़ी देर बाद बोलूंगा। अभी मैंने आपसे सिर्फ ये स्टेटमेंट दिया कि मैं न्यूट्रलिटी किसके टर्म से बात कर रहा हूं, मोबाइल चार्जेस। मोबिलिटी के। अदरवाइज देयर ऑलवेज सम सरफेस चार्जेस, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमेशा रहती है विच डज क्रिएट फील्ड इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, ठीक है। यस सर। यहां तक की बात सेटल हो गई कि नेट Yes. एक एवरेज स्पीड आ जाएगी Yes, जो sir. ड्रिफ्ट स्पीड है। Yes, sir. अच्छा, अब सीन ये कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास एक एवरेज वेलोसिटी है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। जो आप बाहर से कोई एक्स्ट्रा फील्ड लगाते हो विद द हेल्प ऑफ बैटरी, तो वो एक वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी गेन करता है, ठीक है। एक तो थर्मल वेलोसिटी है, वो यही वाली वैल्यू बोल दो, ठीक है, V0 ही बोल देते हैं इसको, ये 0 है, प्लस इनटू टी। इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो फोर्स लग रही है वो दैट इनटू टाउ। अब इसमें देखो, इसके डेप्थ में नहीं आना है बिकॉज विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल मैकेनिक्स वी कैन नॉट एक्सप्लेन दिस फिनोमेना जो हो रहा है। फिनोमेना सिंपल सी है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड करता है तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स कुछ एवरेज टाइम इंटरवल है, तो दिस टाउ इज एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है। तो अगर हम समहाउ एवरेज टाइम इंटरवल जानते हैं जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, तो एवरेज टाइम इंटरवल इनटू एक्सेलेरेशन, ये एवरेज वेलोसिटी ग्रेन्ड है, इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। यही चीज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, राइट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप ये बोल सकते हो। जो आपसे बात पूछी जा सकती है बस यही पूछ, वो एग्जामिनर नहीं पूछेगा क्योंकि उसको पता है ना, उसको पता है कि वो आपके सिलेबस के बाहर जा रहा है, काफी बाहर जा रहा है। तो दिस इज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम इंटरवल, ठीक है। Yes, sir. This is supposed to be independent of, it's a constant for our syllabus, it is constant, but it depends on temperature as well as electric field etc. वो बड़े लोगों की बातें हैं, हमारे लिए कांस्टेंट है, ठीक है। अनलेस एग्जाम में टॉक्स अबाउट इट, डू नॉट टॉक अबाउट इट, वो नहीं बात करेगा तुमसे, ठीक है। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला है जो आप जानते होगे, वो क्या है बताओ। NEAVD करंट के टर्म्स में, I upon I upon NEA तो ये फॉर्मूला ही पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। Yes, sir. एंड करंट डेंसिटी भी आपने पढ़ा हुआ है। I करंट by डेंसिटी क्या होता है, करंट Sigma डेंसिटी क्या होती है, sigma the current upon करंट area. डेंसिटी डेफिनेशन क्या है, J into ds। ये J डॉट डी इज करंट आई। तो आपसे पूछे व्हाट इज करंट डेंसिटी, तो आपको बताना है इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी, J डॉट डी ए का इंटीग्रल इज करंट, ये डेफिनेशन उठानी है, ठीक है। Yes, sir. तो यहां से अगर मैं बात करूं तो करंट डेंसिटी J इज
NeVd, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का जिधर की तरफ मूवमेंट हो रहा होता है उसके अपोजिट सेंस में करंट डेंसिटी होता है। तो ये तो आपको आइडिया लग ही चुका है कि कन्वेंशनल करंट इज इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, इमेजिनरी पॉजिटिव चार्जेस। ये तो आप समझते ही हो व्हाट इज कन्वेंशनल करंट। Yes, Yes, sir. sir. कन्वेंशनल करंट इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट है। Yes, एंड sir. इन द ऑनर ऑफ हिस्ट्री, जिसने भी शुरुआत की इन ऑनर ऑफ हिस्ट्री, अभी तक उसको मैंने टेक्स्ट बुक में फिजिक्स में चेंज नहीं किया है, इन ऑनरिंग हिस्ट्री वो माइनस साइन मेंटेन्ड है, ठीक है। तो यहाँ से यू कैन रिलेट जे एंड वी डी। तो यहाँ से वी डी का वैल्यू रख दो, तो वी डी का वैल्यू जब रखोगे तो व्हाट हैपेंस टू जे, N e square tau by m. तो आपके पास आ जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई, ठीक है। और ये टर्म बन रहा है, इसको बोल देते हैं सिग्मा, कंडक्टिविटी। तुम्हारे पास एक लॉ आ गया, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, वेयर सिग्मा इज कंडक्टिविटी। दिस इज ओम्स लॉ, J इक्वल टू सिग्मा ई, दिस इज ओम्स लॉ। तो वायर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है इस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला करंट के लिए है, एक फॉर्मूला करंट डेंसिटी के लिए है, एक हमारे पास ओम्स लॉ है। आगे मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको कि अगर वायर यूनिफॉर्म है तो उस वक्त ओम्स लॉ V इक्वल टू IR में बदल जाता है, ठीक है ना। उसको V इक्वल टू IR भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। Yes, sir. अच्छा, अब एक बार बात कर लेते हैं व्हाट इज रोल ऑफ बैटरी। ये बैटरी है, इससे आपने एक वायर को कनेक्ट कर दिया है। तो जब भी आप कोई बैटरी मार्केट से लेके आते हो तो वो बैटरी का एक इंटरनल मैकेनिज्म होता है, एंड इन दैट इंटरनल मैकेनिज्म जो केमिकल्स होते हैं बैटरी के अंदर भरे हुए, वो केमिकल्स पोलराइजेशन करके किसी एक प्लेट को पॉजिटिव और किसी एक प्लेट को नेगेटिव कर देते हैं, एंड दैट इज फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आप जब बैटरी मार्केट से लेके आते हो तो उसका एक टर्मिनल ऑलरेडी पोलराइज्ड होता है, दोनों टर्मिनल्स पोलराइज होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव में। अब इस शेप में आप लेके आते हो, तो बैटरी के अंदर जो अंदर केमिकल्स हैं या कोई और मैकेनिज्म है, दैट मैकेनिज्म exerts a force on charges. That force is actually non-electrostatic. तो बैटरी के अंदर एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का फोर्स होता है, वो केमिकल नेचर भी हो सकता है, कोई और नेचर की, सोलर सेल भी हो सकता है, तो कोई और नेचर की भी बैटरी हो सकती है। तो एक FB फोर्स होता है, फोर्स ऑफ बैटरी, जिसका ज्यादा स्ट्रांग होता है वो उतनी अच्छी बैटरी होती है। इसका काम होता है टू सेपरेट द चार्जेस एंड बैटरी मेंटेन्स इट कांस्टेंट। जिस बैटरी में जितने ज्यादा देर तक कांस्टेंट रहेगा वो उतना अच्छा बैटरी है, तो बैटरी इसको कांस्टेंट मेंटेन रखता है, ठीक है। मतलब केमिकल्स इतने पावरफुल बनाए जाते हैं कि लॉन्ग टर्म तक ही मेंटेन रहे। अब क्या होता है कि जब आप टर्मिनल क्लोज करते हो, ये पॉजिटिव चार्ज था या नेगेटिव चार्ज था, तब क्या होता है कि सॉकेट क्लोज करने के बाद बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करती है। आउटसाइड बैटरी उसने ऐसे सेटअप किया, इनसाइड बैटरी भी फील्ड सेटअप करती है ऐसे, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ से चार्ज क्यू गया, तो आपने सीखा कि जब यहाँ से चार्ज क्यू जाएगा तो हर एक पॉइंट से चार्ज क्यू जाएगा, ऑल ओवर सर्किट एट एवरी पॉइंट इंस्टेंटेनियसली अ क्यू चार्ज मूव्स। Yes, sir. तो एक क्यू चार्ज इस पे असेंबल होगा, तो यहाँ से क्यू चार्ज आपने रिमूव किया और यहाँ पे आपने क्यू चार्ज Accumulate असेंबल हुआ. किया। तो यहाँ से क्यू तुमने रिमूव किया तो व्हाट हैपेंस टू दिस चार्ज, Decreases. और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज तुमने ऐड किया तो व्हाट हैपेंस टू दिस चार्ज, Increases. वो भी Decreases. मतलब Negative charge.
नेगेटिव चार्ज डिक्रीज। नंबर्स कम हो गए ना उसके। यस सर। तो मॉड्यूलस कम चार्ज माइनस क्यू चार्ज है, माइनस सिंबल होता है। यस सर। तो ये क्यू ने इस माइनस क्यू को न्यूट्रलाइज किया तो लेस चार्ज हो गया ना। Yes, sir. तो लेस चार्ज हो गया तो व्हाट हैपेंस टू इलेक्ट्रिक फील्ड? डिक्रीज। इट गोज डाउन, इट गोज डाउन। तो क्या था कि जब आपने बैटरी को कनेक्ट नहीं किया था तो उस टाइम जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, फॉर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था दैट इज बैलेंस बाय एफ बी, जब ये ओपन सर्किट था तो। ठीक है, नाउ यू क्लोज द सर्किट एंड व्हेन यू क्लोज द सर्किट, चार्ज हटा, चार्ज आया, व्हाट हैपेंड टू दिस? डिक्रीज हो गया। मोमेंटरली डिक्रीज हुआ। और ये कैसा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है। तो ये क्या करेगा? चार्ज को धक्का देगा। वापस पुश कर देगा, वापस पुश कर दो। जैसे ही वापस पुश करेगा वो फिर से मोमेंटरली ई पुराना रिस्टोर हो गया। बट प्रोसेस तो कंटिन्यूअस है। यस इन एवरी साइकिल ऐसे बोल लो, हर बार क्या होता है, एक भी चार्ज यहाँ से हटेगा तो इनसाइड बैटरी ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का फोर्स इसको यहां से यहां तक पहुंचा रहा होता है। आउटसाइड बैटरी एक कंजर्वेटिव फोर्स को यहां से यहां ले आ रहा होता है। when you move on a closed path, in this closed path, what will be value of this thing? जीरो। अब सवाल ये है कि जब मैं ये बात बोल रहा हूं तो उसको ध्यान रखना कि आई एम टॉकिंग अबाउट this thing, conservative. Potential difference is for conservative field only. एक्सटर्नल सर्किट में ई डॉट डी एल को छुआ तो एक्सटर्नल सर्किट देखो फील्ड कैसा है और इंटरनल सर्किट देखो फील्ड कैसा है। तो यहां का मिला करके नेट जो होगा ये वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस टर्म फॉर ए कंप्लीट पाथ, नॉन जीरो। इट इज नॉन जीरो। हर साइकिल में एक बार आप घूमोगे तो वर्क आएगा, एफ वी फोर्स वर्क कर रहा है। तो एक चार्ज को पूरा सर्कुलेट करने में some work is required and that work comes from inside battery. अब उसमें केमिकल मैकेनिकल में कन्वर्ट हो सकता है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहे हो तुम, हो सकता है सोलर सेल यूज कर रहे हो। तो हर बैटरी के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म होता है। ये बातें इसलिए बताई गई तुम्हारे को कि अभी और बाद में भी कुछ कॉन्सेप्चुअल सवालों में आपसे बातें पूछी जा सकती हैं, ये आएगा। ठीक है ना, जैसे मैं तुम सभी एक बात बोलूं ऐसे करके कि एक सवाल मैं आपसे पूछूं कि मान लो एक बैटरी है और एक इंडक्टर है या रजिस्टर है। ठीक है ना, तो कैन वी अप्लाई किरचॉफ लॉ ऑन दिस? यस सर। क्लोज लूप, देयर इज एन इंडक्टर एंड करंट इज चेंजिंग, कैन वी अप्लाई किरचॉफ लॉ? यस सर। Sir. क्या बोला आपने? Sir, करंट कैन वी अप्लाई किरचॉफ लॉ Yes, sir. on this closed path? यस सर। Yes, sir. नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है। तो बेटा अगर करंट चेंजिंग है तो चेंजिंग करंट अगर इसमें है, इंडक्टर में अगर चेंजिंग करंट है, ठीक है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक तो फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड तो Yes, इंड्यूस sir. इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो देयर आर टू फील्ड्स वो प्रेजेंट, कंजर्वेटिव होता है। एक नॉन कंजर्वेटिव प्लस एक कंजर्वेटिव। तो इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इज नॉट जीरो। यस सर। ठीक है, हाँ मैं से कंजर्वेटिव लिख दूं तब जीरो है, अदरवाइज नहीं है। इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल वो जीरो नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड आ रहा है। तो वी से मॉडिफाइड किरचॉफ लॉ इज बीइंग यूज्ड देयर। ठीक है ना, हम सिर्फ कंजर्वेटिव वाले पार्ट के करस्पॉन्डिंग बात करते हैं, समझ आ रहा है? Yes, sir. डोंट टेक इनटू अकाउंट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर सिंपली एग्जाम में पूछता है व्हाट इज वैल्यू ऑफ ई डॉट डी एल तो आंसर नो है, नॉट वैलिड। मॉडिफाइड के किरचॉफ्स लॉ लगेगा उसमें। ठीक है, चलो ओवरऑल ये बात समझ में आ गई कि बैटरी का एक मैकेनिज्म होता है
उसमें एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का एफ बी होता है, एंड सुपरपोज विद दैट इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर के इलेक्ट्रिक फील्ड पर किरचॉफ्स लॉ लगता है, उसके लिए टर्म जीरो होता है, राइट। बट नेट वर्क डन इन क्लोज साइकिल ये कैसा है, नॉन जीरो है, बिकॉज Yes. देयर इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट। Non-conservative force. क्लियर है भाई स्टोरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट अगला पॉइंट, अब जैसे मान लो कि हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, मान लो, ठीक है, इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी है, और इसकी रेजिस्टिविटी रो है, रो इसका रेजिस्टिविटी है, ठीक है। एंड आप ऐसे मान लो कि इसका इनर और आउटर जो है वो एक बैटरी से कनेक्टेड है, ऐसे मान लो, ठीक है ना, इनर एंड आउटर बैटरी से कनेक्टेड है, ऐसे मान लो। ये सिंबल्स का मतलब सिर्फ ये होता है कि ये ग्राउंडेड और ये ग्राउंडेड है, तो जो चीज ग्राउंडेड है वो इंटरनली कनेक्टेड है, इसका मतलब, ठीक है ना। तो आउटर शेल पॉजिटिव है, इनर शेल नेगेटिव है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है ऐसे करके रेडियली, Yes, sir. राइट। तो इनर रेडियस को ही लेते हैं, आउटर को भी लेते हैं। सबसे पहले तो उसका रेजिस्टेंस लिख दो कितना है, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ कितनी होगी, रेजिस्टेंस कितना आएगा इसका, रो बाय 4 पाई 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी। एक मिनट रुक जा भाई, ऐसे शेल लेके सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो ना, Yes, sir. ऐसे कर सकते हो ना इसको। हाँ भाई, अब बताओ क्या फॉर्मूला बता रहे थे। सर ln में आ रहा है सर। अरे एल कैसे आ रहा है, 4 पाई स्क्वायर है, रो अपॉन 4 पाई 1 बाय रो अपॉन 4 हाँ। बाय 1 माइन रो अपॉन 4 पाई 1 बाय ए 1 माइनस by A minus 1 by B. हाँ, ये इसका रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस आने के बाद अब मैंने सवाल पूछा भाई इसके अंदर करंट कितना है, इसका वोल्टेज अगर आप V मान लो तो आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जी करंट आ सर। गया V बाई आर, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा व्हाट इज करंट डेंसिटी एज फंक्शन ऑफ आर, I by 4 pi r square। यहाँ से आर डिस्टेंस पर, तो सिंस करंट विल बी Current कांस्टेंट constant. because there is no accumulation of charge anywhere in the circuit. सर्किट में कहीं पे भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं करता है, नो accumulation of charges anywhere in the circuit, ठीक है। तो आपके पास करंट डेंसिटी एज फंक्शन ऑफ आर आ जाएगा। क्या करना है, सिंपली आपके पास आर है ही है, वी है ही है आपके पास, फटाफट लिख लो उसको जो है। तो करंट डेंसिटी जे इज करंट आई, वी बाई आर लिखो, अपॉन 4 pi r 4 square। पावर 2 pi स्क्वायर, r square. but I is constant. I is constant. Yes, sir. It means current density is Proportional to value. 1 by r square. varying. Yes, sir. Since current density is sigma E or E by rho, E is directly that proportional means to r since square. E is rho J and rho is property of material, Yes. इसका मतलब E inside this is also, Inversely Inversely proportional proportional to r square. ठीक है, and since J is equal to NEVD, J is also equal to NEVD. That means drift velocity is also, inversely proportional to r square. Inversely proportional to r square. मतलब सीधा सा बेटा कि अब ध्यान रखना कि मैंने सबसे सिंपल एग्जांपल लिया, सबसे सिंपल। मैंने कभी एक कांस्टेंट रेजिस्टिविटी का एक स्फीयर है, उसके अंदर करंट डेंसिटी निकाल दो, उसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल दो, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो। तो आप ये ध्यान रखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दीज आर नॉट कांस्टेंट्स। ये दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ ए पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो इस पॉइंट का इस पॉइंट का इस पॉइंट का डिफरेंट हो सकता है ना,
तो दीज आर प्रॉपर्टीज एट ए पॉइंट, स्पेसिमेन का प्रॉपर्टी नहीं है। रेजिस्टिविटी क्या है, मेटल पे डिपेंडेंट है, वो पूरे स्पेसिमेन का है। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर स्पेसिमेन का है, रेजिस्टेंस शेप पे डिपेंडेंट है, इसका कुछ और होगा, और इसी मटेरियल से तुम ये बना दोगे उसका कुछ और होगा। तो रेजिस्टेंस वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्पेसिमेन का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। दीज आर प्रॉपर्टीज एट ए पॉइंट, मे वैरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। हाँ, तो अब मुझे आप ये बताइए कि किसी भी सवाल में अगर आपसे पूछा जाता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी और ई निकालो, तो रास्ता क्या अपनाओगे? स्टार्ट करोगे करंट से, ठीक है। एक बार करंट आ Yes, गया sir. V/R से, तो करंट के बाद फिर सारे फॉर्म लगाते चले आना। ओके सर। सर करंट कांस्टेंट कैसे, एक बार फिर से बता दीजिए, आई कांस्टेंट कैसे लिया? आई कांस्टेंट इसलिए होता है कहीं भी सर्किट में चार्ज एक्यूमुलेट नहीं करता है, देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एनीवेयर इन द सर्किट, ठीक है। इस शेल पे जो चार्ज आ रहा है वही अगले पे जाएगा, वही अगले पे जाएगा, वही अगले पे जाएगा, चार्ज एक्यूमुलेट नहीं कर रहा है। सर तो मतलब ये सीरीज में है इसीलिए लिया है ना? आई एज अ फंक्शन। सब सीरीज में है, सारे शेल सीरीज में। चलो, आप लोगों ने कहा था ना ये रोडो साथ में रखा करो हमेशा, ठीक है। Yes, sir. हाँ हाँ, वो एक महाभारत में कर्ण थे ना योद्धा, तो वो हमेशा जो है मतलब ऐसा बोलते हैं कि उनका जो कवच और कुंडल था, दैट मीन्स जो शील्ड था उनका, वो हमेशा उनके बॉडी में ही था, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा जो है, शील्ड। कवच। हाँ ये कवच कवच है कुंडल। तुम्हारे लिए, ठीक है। शुड बी वेरी स्ट्रांग इन इट, राइट। चलो, यस सर। हाँ, मैं तुम्हारे ग्रुप में भी भेज चुका हूँ, चाहो जिसके बाद नहीं वो PDF देख सकता है। एक फॉर्मूला और लिख लो, मैंने डिराइव नहीं किया। पावर पर यूनिट वॉल्यूम इज रो J स्क्वायर। पावर पर यूनिट वॉल्यूम इज रो J स्क्वायर। किसी भी स्पेसिमेन के यूनिट वॉल्यूम, ये भी आपसे कंपेयर करने को आ सकता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, निकाल लिया रेडो? यस सर। Yes. चलो सबसे पहले 3.147 करो, सबसे पहले 3.147। मैं कुछ इलस्ट्रेट कर रहा हूँ, कुछ छोड़ूंगा तुम्हारे लिए, वो तुम्हें करने हैं। 3.147। हाँ जी, आंसर करूँ मैं? No, sir. आपसे करें, लॉन्ग सिलेंडर विद यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग इट्स एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सरफेस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू दिस। एक सिलेंडर आपने लिया, उसको आप मूव कर रहे हो, उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ है, इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है? लैम्डा। लैम्डा गिवन है इसका मतलब। अब आप लैम्डा चार्ज डेंसिटी को v वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, क्या पूछ रहे हैं? फाइंड रिजल्टिंग
रिजल्टिंग कन्वेक्शन करंट, कन्वेक्शन करंट मतलब करंट का मतलब मैकेनिकल करंट, करंट जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ चार्जेस। कोई चार्ज बॉडी को मूव करते हो, चार्ज इज कम्स इनटू मोशन, उसकी वजह से करंट आ गया। तो हमारे को चाहिए ये, ठीक है। तो व्हाट इज करंट? लैम्डा वी, ठीक है। लैम्डा वी बिकम्स मैकेनिकल करंट, Yes, sir. एंड व्हाट इज लैम्डा? ई दिया हुआ उसके लिए, ठीक है। Yes, sir. प्रॉब्लम हो गया। बट क्या है आपके सामने सवाल, क्या है एग्जाम ने कहेगा भाई हमने क्या किया कि हमने दो शीट्स ले लिए, एक प्लस लैम्डा का ले लिया, एक माइनस लैम्डा का ले लिया, ठीक है ना, और दोनों को पैरेलल मूव कर रहे हैं, उनके बीच में डिस्टेंस डी है, राइट। Yes, sir. चलो बताओ व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम, लिखो व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम। वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम। I1 I2 निकाल के फिर म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। मतलब हाँ निकाल ही दो, इसको लिख दो ना, उसको जो है फॉर्मूला बता दो, अच्छा जल्दी फटाफट। डू नॉट ट्रस्ट मी इन फॉर्मूलाज। I1 I2 by R होता है। ठीक है, हाँ, सही है सही फॉर्मूला, लिखा है। Yes, sir. Yes, बाई sir. चांस सही है, ठीक है, बाई सिर्फ एक चांस था सही हो गया गलती से। तो यहाँ से I1 I2 रख देना, डी दिया हुआ तुम्हारे को, फोर्स पॉइंट लेंथ आ गया इनके बीच में, आ गया। Yes, sir. Yes, sir. हम डायरेक्शन बताओ मैग्नेटिक फोर्स की। Attractive होगा। रिपल्सिव होगा ना? रिपल्सिव। एक्टिव होगा। Repulsive. होगा। प्लस प्लस और माइनस है ना, तो ऑपोजिट चार्जेस है, अरे तो इसमें करंट इधर ही आ रहा है, इसमें करंट किधर ही आ पीछे रहा जा रहा है, पीछे। अपोजिट। Pitch. है। हाँ तो Sir, repulsive. रिपल्सिव होगा। Repulsive. Yes, sir. दिल की आवाज में मत जाया करो, ठीक है। रिपल्सिव फोर्स है। अच्छा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ कितनी इन दोनों के बीच में, पैरेलल वायर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यूई। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू लिख लो, ठीक है, Sigma by epsilon. और उसका इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू लिख लो, क्यूई लिखो। पर यूनिट लेंथ में बात करते हैं, लेट्स टॉक इन पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में बात कर लो, ठीक है। तो लैम्डा ऑफ 1 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर, वैल्यू लिखो। लैम्डा 1 into लैम्डा 2 अपॉन 2 pi epsilon naught r d लैम्डा का वैल्यू सेम है, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर by 2 pi epsilon naught d। आ गया इलेक्ट्रिक फोर्स, आ गया मैग्नेटिक फोर्स, आ गया। Yes, sir. Yes, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा है? निकाला। attractive. Electric force attractive है। अट्रैक्टिव है। ये मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है अट्रैक्टिव, राइट। Yes, sir. ये दोनों को इक्वेट करो, इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स को इक्वेट करो और बताओ किस स्पीड पे इक्वेट होगा। 1 मीटर पर सेकंड। Speed of light पे। सॉल्व करो, देखो तुम्हारे पास आ जाएगा आंसर। एंड इन दैट यू कैन ऑल्सो यूज दिस थिंग, चेक इक्वेट। ये भी तुम निकाल चुके हो, ये भी तुम निकाल चुके हो, दोनों को इक्वेट करो, इक्वेट करके मुझे बता दो कि किस स्पीड पे दिस इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स गेट्स बैलेंस्ड। V equal to C पे आ रहा है। V इक्वल टू सी पे आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि एक नॉर्मल मैकेनिकल तरीके से अगर आप मूव करोगे, अगर V फार फार लेस देन C है, तो ये सिचुएशन में इलेक्ट्रिकल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस नहीं हो पाएंगे कभी भी, ठीक है। इट कैन नॉट बी बैलेंस्ड। अच्छा, क्या गेस कर सकते हो कौन सा डोमिनेट करेगा, इलेक्ट्रिकल वाला कि मैग्नेटिक वाला? Electrical। इलेक्ट्रिक वाला डोमिनेट करेगा, ठीक है। V फार फार लेस देन C के टर्म्स से हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी डोमिनेटिंग।
वो आपके एक्सप्रेशन आए उससे आप चेक कर सकते हो, राइट? सर एंड में v इक्वल टू c के लिए क्या किया हमने? मैंने आपसे सवाल पूछा कि कैन इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस ईच अदर? इफ वी बैलेंस Fe and Fb, so when you equate these two, I asked what is at what speed these two will be balanced, ये क्वेश्चन था. सर मगर दोनों के एक्सप्रेशन में c कहाँ आता है? मेरे को तो आया नहीं है। सी यहाँ आता है. अच्छा हाँ हाँ सर। अब समझ में आया जी एडवांस क्या होता है? Yes, sir. नथिंग हाई फाई Yes, sir. बेटा, नथिंग हाई फाई. कोई तुम्हारे को 40 पुली पढ़ा रहा है ना, तो उसको तुरंत बंद करके 39 पुली को साइड में गिरा दो नीचे, एक पुली पढ़ लो बस. तुम तो एक पुली में ही इधर उधर हो जाओगे. तुम्हें क्या लगता है एक पुली कठिन सवाल नहीं बनाया सकता? बनाया सकता है. अब तुम कहोगे सर अभी करके दिखाओ यार एक बार, ठीक है? तो जिस दिन तुम्हारी Last बेइज्जती class में करनी होगी एक उस दिन block देंगे वाला तुम्हें. तो फ्रिक्शन वाला फ्रिक्शन नहीं वो लगाऊंगा. एक ब्लॉक वाला क्वेश्चन सर। एक ब्लॉक में दिखाया था ना तुम्हें कैसे हुआ तुम्हारा हाल. हाँ सर। हाँ हाँ, तो एक पुली बहुत है तुम्हारे लिए. तो अच्छा, ये हो गया अब तुमसे, ठीक है? समझ में आ गई क्या स्टोरी पूरी? अब अगला सवाल करके दिखाना मेरे को, भेजना मेरे को. सपोज देयर टू शीट्स, पैरेलल शीट्स, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, सेम कंडीशंस, मूविंग पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है? दो पैरेलल इनफाइनाइट शीट्स हैं which are moving parallel to each other in same direction with velocity v and v. They've got charge density of plus sigma and minus sigma. ठीक है? इसमें भी आपको फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन निकालना है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन निकालना है. क्वेश्चन लिख लो. देयर आर टू चार्ज शीट्स मूविंग पैरेलल टू ईच अदर. फाइंड मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम एंड फाइंड स्पीड एट विच फोर्स इज बैलेंस. आंसर तुम्हारे पास पहले से ही है. सर इनफाइनाइट शीट्स है. इनफाइनाइट शीट्स है. सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो, राइट? यस. अच्छा, अब एक होमवर्क में लिख लो अगला सवाल 3.148. ये तुम खुद करना. 147 करा दिया, 148 पे आ जाओ. वो तुम खुद करना. सर ये शीट वाले में क्या निकालना था? दो चीजें निकल। कहाँ पे लिखी हुई? आपने अभी जो सवाल लिखवाया उसमें क्या निकालना था? एक बार लिख रहा हूँ. फाइंड force of interaction, magnetic force as well as electric force of interaction between these two sheets, and find the speed at which electrical or magnetic interaction get balanced. ओके सर. दोनों फोर्स का बैलेंसिंग करना है. किस पे बैलेंसिंग होगा? ठीक है? यस. यस सर. अच्छा, बुक आप सब लोगों के पास है ना अभी तो जाए? Yes, sir. यस सर. ठीक है, चलो अब सवाल देते हैं थोड़ा सा. अब आप करेंगे 3.161. 3.161.
सर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में सिग्मा। ठीक है, के एप्स नॉट अपॉन सिग्मा। ठीक है, लिख रहा हूं, जस्ट मैनिपुलेशन ऑफ आइडियाज है इसमें। तो जो आप करंट आई लिख रहे हो, तो इनफैक्ट रेजिस्टेंस आर इज, जो रेजिस्टेंस आर है इट इज वी बाई आई। ठीक है, अगर थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करें, और आई के लिए आपने पढ़ा कि ये जे डॉट डी ए होता है। ठीक है, यस सर। और फिर आपने भी पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आप कोई कंडक्टर लेते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉम्पोनेंट होता है नॉर्मल डायरेक्शन में, तो जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये फॉलो होता है। ठीक है, तो वी कैन रिप्लेस इट हियर, सिग्मा ई डॉट डी ए। ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हम जाते हैं कैपेसिटेंस पे, तो कैपेसिटी C इज Q बाई V एंड Q इज K एप्सिलॉन नॉट E डॉट डी ए। सही है, यस सर। हो गया। आ गया आंसर। Yes, sir. मतलब मैनिपुलेशन करना है, ठीक है ना। तो अब और कहाँ मैनिपुलेशन करना है वो लिख लो। 3.155, 3.156। अच्छा, ये करते भी हो कि मतलब ऐसे पढ़ के छोड़ देते हो उसको? करते हैं सर। सही ईमानदारी नहीं से, करते। एकदम कसम से। सर कसम। कभी टाइम नहीं मिलता है तो नहीं कर पाते। अभी नहीं मिला तो कोई बात छूट नहीं, जाते हैं। जिनको टाइम टाइम मिल रहा है कंज्यूम। उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक, जिनको टाइम मिल रहा है, इसका मतलब है कि मतलब जो बोर्ड दे रहा है उनको छोड़ दो, वो तो चलो ठीक है, ऑप्शनल बना दिया, तो उनको भी बाद में करना ही करना है। दरअसल क्या होता है, जब ऐसा कोई क्वेश्चन फंस जाता है ना, तो इट बिकम्स अ बोनस एंड यू रियलाइज मेनी टाइम्स। जे एडवांस में, जे मेन में भी बहुत बार सवाल इससे पूछे जाते हैं। इनफैक्ट अभी जो मैं सवाल तुम्हें दे रहा हूँ, इसमें 155 जो है वो जेई मेन में पूछा है चुका है ऑलरेडी, ये पूछा है चुका है। तो वो लोग भी कभी कभी देते हैं, जोश में आते हैं कभी कभी। उनका एक्चुअली पर्पस दूसरा है, इसलिए जो है वो थोड़ा मॉडरेट पेपर बनाते हैं। 161 मैंने करा दिया है। ये उन्हीं टाइप्स के हैं सवाल जो हैं, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ 3.165 के बारे में। 3.165, सर एक बार होमवर्क वाले प्रॉब्लम्स बता दो। सॉरी। हाँ सर, हो गया। सर अगर कोई रोडो कर रहा है तो उसको कितना मिनट देना चाहिए? जैसे अभी किसी भी सवाल में रिडोव कर रहे हो, कोई भी सवाल कर रहे हो, एक अटेम्प्ट में 5 मिनट से ज्यादा नहीं देना चाहिए। 5 मिनट में समझ में आता है कि होगा कि नहीं होगा, उसके बाद फिर देना है तो उसको 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद या अगले दिन देना। 5 से 7 मिनट मैक्सिमम, उसको फिर छोड़ देना, ठीक है। ऐसा आधा घंटा नहीं देना चाहिए ना? भूल करके भी नहीं देना चाहिए आधा घंटा। सर ये इस वाले क्वेश्चन में इसको लीकी कैपेसिटर मान के कर सकते हैं या फिर? पिछले वाले को कर हाँ सकते हाँ हैं, ठीक है। कर सकते हैं, कर सकते हैं। 165, तो अब तो ये बहुत कॉमन ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो चुका है 165।
So Gauss theorem लगा सकते मैं तो सिर्फ एक आइडिया देके तुम्हें छोड़ रहा हूँ, बट तुम्हारे नाम पे दो तुम्हारे नाम पे छोड़ रहा हूँ जो अभी कन्वेंशनल नहीं हुए हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा और उसके बाद आप इसको करोगे। ठीक है, 167 168 तो Gauss law लगा के summation of electric fields से आ जाएगा। हाँ, तो 165 आपसे कह रहा है कि two cylindrical conductors with equal cross sections and different resistivities are put end to end। ये रेजिस्टिविटी रो 1 है, रो 2 है, इनको आपने end to end ज्वाइन कर दिया। Find charge at the boundary of conductors if a current I flows from conductor 1 to conductor 2। एक करंट I फ्लो कर रहा है, what is charge accumulated on this boundary? Charge accumulated on this boundary। तो एक बात तो हमें रियलाइज करनी चाहिए कि क्या करंट कांस्टेंट रहेगा? यस सर। तो जो डायनेमिक चार्जेस हैं, डायनेमिक चार्जेस, मोबाइल चार्जेस, उनका इनकमिंग और आउटगोइंग सेम रहेगा। सेम रहेगा। Yes, sir. ठीक है ना, बट क्योंकि चार्ज डेंसिटीज डिफरेंट है, तो इस पार्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो रो 1J होगी, और इस पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो रो 2J होगी, एंड J इज सेम बिकॉज एरिया इज सेम। तो दोनों पार्ट्स में डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। ठीक है ना, तो इसलिए आप अगर कोई गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हो तो फ्लक्स इन और फ्लक्स आउट उसमें डिफरेंट होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ चार्ज एक्युमुलेशन हो जाएगा इस पार्ट पर। फ्लक्स आउट जो है उसकी वैल्यू जो है रो 2J इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये, और जो फ्लक्स इन है उसकी वैल्यू ये है इक्वल टू जो भी यहाँ पर चार्ज एक्युमुलेटेड है एरिया ए में, दैट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Yes sir। तो यहाँ से आपको चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू मिल रही है, चार्ज एक्युमुलेट हो रहा है। क्यों आ ठीक है, जाए? एंड ऑफ कोर्स बाकी अब आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा इन गिवन क्वांटिटीज। Yes sir। आया समझ में फंडा क्या है? Yes sir। तो जहां कहीं भी नॉन होमोजेनस हुआ कंडक्टर, वहां पर चार्ज एक्युमुलेशन होगा इनसाइड कंडक्टर। ठीक है ना, यही बात मैंने आपसे बोली थी कि चार्ज एक्युमुलेट हो जाता है, इवन सरफेस पे भी चार्ज एक्युमुलेट हो सकता है। ठीक है, अब ये जो आगे के प्रॉब्लम्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, आइडिया यही है बट ये इंपॉर्टेंट है। ये तो अब बहुत कॉमन हो चुका है, हर जगह मार्केट में घूम रहे हैं, ये अनकन्वेंशनल है। ठीक है, तो उसको करना है, तुम्हारे होमवर्क में हो गया। एक 3.16 भी होमवर्क में हो गया, 169। नेक्स्ट मैं बात करने आ रहा हूं अबाउट ये भी लिखो 189। वंस यू हैव अटेम्प्टेड, मैं फिर उसको दूंगा तुम्हें। Now we are going to attempt question number 3.195। ये करने आ रहे हैं, चलो ये लिख लो। अच्छा, ये तो कि अभी जैसे तुम इतनी ईयर पढ़े, तो इतनी ईयर में तुम्हारे को ड्रिफ्ट वेलोसिटी की का फॉर्मूला याद हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। Yes sir। Yes sir। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद हो गया कि नहीं हो गया? ओम्स का पता Yes, चल गया कि sir। नहीं पता चल गया? यस सर। Yes sir। और थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग से जो अभी हुई थोड़ी देर पहले, तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स भी थोड़ा हो गया, थोड़ा इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो गया, थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया, बैलेंसिंग भी हो गया, और थोड़ा सा EM वेव भी हो गया। ठीक है, यस सर। Yes sir। तो क्या होता है जब आप ऐसे डेप्थ वाले प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करते हो तो आपकी बुद्धि खुलती है, इंफॉर्मेशंस आपके पास पहले से ही होते हैं, उसको जस्ट असेंबल करना होता है। ठीक है ना, तो जब आप
थोड़ा फाइट करोगे तो धीरे धीरे वो चीज आपके अंदर भी आती जाएगी, फिर आप मैनिपुलेशन सीखोगे। जैसे भी आप मुझे देख रहे, आपने देखा सर ने मैनिपुलेशन किया फॉर्मूलों का 2-4, तो वैसे आप भी करना शुरू कर दोगे। और बस वही चीज जे एडवांस में रिक्वायरमेंट है। सर वो हमसे तो नहीं हो पाया था, वो जो आर और सी का मल्टीप्लिकेशन निकालना था, हम तो नहीं सोच पाए तुरंत। नहीं तो सोच नहीं पाए थे, तो अभी जो उसके बाद मैंने एक सवाल और दिया तुम्हें, ठीक है, वो उससे मिलता जुलता निकलेगा। तो आप क्या करोगे, जब उसको अटेम्प्ट करोगे तो आप वो अगला सवाल आप कर लोगे, तो आपकी सक्सेस हो गई। चलो स्टार्ट करो 195। सर इसका फॉर्मूला भूल गया मैं। सर हीट बैलेंस करेंगे इसमें। बिल्कुल हीट बैलेंस करेंगे। A conductor has a temperature independent resistance R. Temperature independent resistance R constant है, and total heat capacity C. ये आपके पास कंडक्टर है कोई, इसका हीट कैपेसिटी C है, राइट। At moment t equals 0, it is connected to a DC voltage V. V से कनेक्ट कर दो उसको वोल्टेज से। Assuming the thermal power dissipated into surroundings space to carry as, मतलब ये कह रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग टाइप्स का अगर फॉलो हो रहा है तो, ठीक है। तो आपसे करें फाइंड टाइम डिपेंडेंस ऑफ कंडक्टर्स टेम्परेचर। तो जो यहां से एनर्जी सप्लाई हो रहा है, जो पावर डिसिपेट हो रहा है, मैंने आपको भी सिखाया था ना कि जो भी बैटरी वर्क करेगी वो इलेक्ट्रॉन से कोलिजन से लैटिस से पहुंचेगा, फिर लैटिस से टेम्परेचर ज्यादा होगा, फिर वो बाहर एनवायरनमेंट को लूज करेगा। यस सर। तो क्रिस्टल लैटिस जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हीट एब्जॉर्ब करता है वो होता है उसका हीट कैपेसिटी इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। यस सर। तो जो भी हीट सप्लाई हो रहा है उसका कुछ पार्ट तो एनवायरनमेंट में जा रहा है, और बाकी बचा पार्ट किसके पास जा रहा है? टेम्परेचर सर। बढ़ाने में, उसकी इंटरनल बढ़ाने में जा रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना। तो यहाँ से अब आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, फिजिक्स का हिस्सा खत्म हो चुका है, फिजिक्स का पार्ट खत्म है। क्या करोगे आगे? सर इसमें एमसीडीटी होगा ना, तो आपने सी डी टी बाई डी टी लिख दी सर, मास से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? हीट कैपेसिटी बोला है उधर। स्पेसिफिक नहीं हो। ठीक है। अरे एक मिनट, सॉरी। तो आपने इसको वेरिएबल को सेपरेट आउट कर दिया, फिर dt आपके पास इधर आ गया, उसको समेशन कर देना, सिंपल इंटीग्रल हो जाएगा, तुमसे कुछ नया नहीं कोई दम। सर ई की पावर में चला जाए। ठीक है, हाँ बात समझ में आ गई। अब ये सवाल देखो, तुम्हारा हीट ट्रांसफर का भी सवाल हो गया और ये सवाल तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी होगा, और ऐसे ही सवाल उनको पसंद आते हैं। ठीक है, चलो अब इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब बात करते हैं कुछ केवीएल वगैरह के बारे में बात